रेशम और रेखा दो बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों का घर भी आस पास ही था। दोनों ने एक ही कोचिंग में एडमिशन लिया था और साथ साथ ही कोचिंग आती जाती थी। उनकी कोचिंग में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम कमल था। रेशम को कमल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सब कोचिंग से घर आ रहे थे। रास्ते में कमल और रेखा आपस में बात कर रहे थे क्योंकि रेखा कमल को पहले से जानती थी। कमल रेशम को चोरी चोरी देख रहा था। एक दिन रेशम रेखा के घर पर पढ़ाई कर रही थी। दोनों कमल के बारे में बात करने लगी। बातों में दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा और अंधेरा होने लगा। रेशम ने रेखा से कहा कि अब वो घर जाएगी और वो अकेली ही रेखा के घर से निकल गई। उसके घर के रास्ते में एक पानी की टंकी पड़ती थी। रेशम को वहाँ कुछ हलचल सी लगी। उसे वहाँ हल्की सी रोशनी दिख रही थी। रेशम धीरे धीरे उसके पास गई तो उसे कुछ लड़कों का ग्रुप दिखा। उसने देखा कि वो लड़के शराब और सिगरेट पी रहे हैं। उसे उन लड़कों में कमल भी दिखा। कमल को वहाँ देखकर रेशम का दिल टूट गया। अगले दिन कोचिंग में रेशम ने कमल की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। कमल ने रेखा से पूछा कि क्या बात है, रेशम को कुछ हुआ है क्या? रेखा ने कहा उसे नहीं मालूम। लेकिन अब रेखा को मालूम हो गया था कि इन दोनों में आंखों आंखों में बात होती है। घर पर रेखा ने जोर देकर रेशम से पूछ ही लिया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आज उसने कमल को नजरअंदाज किया। रेशम ने सारी बात बता दी। रेखा भी परेशान हो गई और उसने तय किया कि वो खुद आज रात में जाकर देखेगी कि क्या सच में कमल पानी की टंकी के पास नशा करता है। अगर ऐसी बात हुई तो वो जरूर ये बात उसके घर वालों को बता देगी। जब अंधेरा होने लगा तो रेखा ने अपनी माँ से कहा कि वो रेशम के घर कुछ कॉपियाँ लेने जा रही है। घर से निकलकर वो पानी टंकी की तरफ बढ़ गई। पानी टंकी के पास आज भी कुछ हलचल थी। वहाँ कई लड़के थे। उन लड़कों में से उसने कमल को पीछे से पहचान लिया। रेखा बिना डरे लड़कों के झुंड के पास चली गई, क्योंकि वो कमल को डांटना चाहती थी और वो ये भी कहना चाहती थी कि वो ये बात उसके घर वालों को बता देगी। लड़कों के झुंड के पास पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, कमल। जब वो लड़का पीछे मुड़ा तो रेशम चौंक गई, क्योंकि वो लड़का कमल नहीं था। उसकी कदकाठी कमल से मिलती जरूर थी पर वो कमल नहीं था। शायद ये गलत फहमी रेशम को भी हुई होगी। रात में रेखा की माँ रेशम के घर पहुंची। उन्होंने रेशम से रेखा के बारे में पूछा। रेशम ने बताया कि रेखा तो यहाँ आई ही नहीं। यह सुनकर रेखा की माँ चौंक गई। अब रेशम और रेखा के घरवाले रेखा को ढूंढने लगे। जब काफी तलाश करने के बाद भी रेखा नहीं मिली तो रेखा के घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुबह रेशम के पड़ोसी असलम जी दौड़ते हुए रेखा के घर पहुँचे और बोले, आपकी बेटी पानी टंकी हाउस में है, बहुत जख्मी है, चलिए जल्दी चलिए। सब बदहवास पानी टंकी की तरफ भागे और वहाँ सच में रेखा ही पड़ी थी। उसके सर से खून बहकर सूख भी गया था। वो कराह तो रही थी पर उसे कुछ होश नहीं था। जल्दी से उसे अस्पताल में ले जाया गया। रेशम रेखा से मिलने हॉस्पिटल गई थी। जब वो उसके कमरे में थी तो थोड़ी देर के लिए रेखा को होश आया था। रेखा ने रेशम को देखकर कहा, रेशम वो कमल नहीं था, वो कोई और था। रेशम चाहती थी कि रेखा पहले अच्छे से ठीक हो जाए तब वो उससे सारी बात पूछेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इलाज के दौरान ही रेखा की मौत हो गई। जब रेखा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें लिखा था, रेखा की मौत सिर पे लगे घाव के वजह से नहीं बल्कि दिमाग का एक हिस्सा काम न कर पाने के वजह से हुई है। और दिमाग का ये हिस्सा तभी काम करना बंद करता है जब इंसान अपने डर पे काबू नहीं कर पाता। डर और सदमे की वजह से उसके दिमाग की नसें फट जाती है।
और दिमाग का वो हिस्सा भी कुछ घंटों बाद अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ और छानबीन शुरू हो गई। सबसे पहले असलम से पूछताछ हुई, फिर रेशम से। रेशम के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे रेखा के मौत का पता चल सकता था। वो पुलिस को बता सकती थी कि उसने रेखा के मौत के एक दिन पहले ही उस जगह पर कुछ लड़कों के झुंड को देखा था, और ये बात उसने सिर्फ रेखा को ही बताया था। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे जाने पर रेशम ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगली रात रेशम की मां की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रेशम कमरे में नहीं थी। सबने रेशम को खोजना शुरू किया। रेशम की मां को पता नहीं क्या सूझा, वो सीधा पानी टंकी की तरफ गई और उनके सोच के अनुसार रेशम वही थी। वो किसी से बात कर रही थी पर किससे ये नहीं दिख रहा था। रेशम की मां उसे घर ले आई और उसे चेतावनी दी कि आगे से वो कभी पानी टंकी के तरफ न जाए। रेखा की मौत हुए 1 महीने से अधिक हो चुके थे। रेशम भी अब काफी हद तक संभल चुकी थी। हालांकि रेशम के घरवालों ने गौर तो किया कि वो कभी कभी अकेले में किसी से बातें करती है, पर किससे ये कोई नहीं जानता। घरवालों को लगा कि शायद रेशम रेखा को याद करके ऐसा करती है। रेशम ने फिर से ट्यूशन जाना शुरू किया। अब कभी कभी वो कमल से बातें भी कर लेती थी, लेकिन जिस दिन वो कमल से बात करती उसके दूसरे ही दिन रेशम को तेज बुखार आ जाता और वो फिर कई दिनों तक ट्यूशन नहीं जा पाती। एक दिन रेशम जल्दी ट्यूशन चली गई। कमल वहाँ पहले से ही आया हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि वो दोनों साथ में अकेले थे। हिम्मत करके कमल ने रेशम को बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कमल की बात सुनकर रेशम बहुत खुश हुई। वो उससे अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि उसे कमल के पीछे खड़ी रेखा दिखाई दी। वो रेशम को गुस्से से घूर रही थी। रेखा को देखकर रेशम डर गई और कमल से बिना कुछ कहे कोचिंग से घर आ गई। अभी रेशम नींद में ही थी कि तभी उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा सामने रेखा थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। रेशम ने उससे पूछा, क्या हुआ रेखा, क्यों रो रही हो? माँ की याद आ रही है तुम्हें? रेखा ने बहुत गुस्से से कहा। नहीं। रेखा के इस रूप को देखकर रेशम डर गई। रेखा रेशम से बोली, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं वहाँ गई थी ये जानने के लिए कि वो लड़का कमल है या नहीं, पर वो कमल नहीं था। लेकिन वहाँ जो लोग थे उन लोगों ने मेरी जान ले ली। फिर भी तुमने मेरी मौत का बदला तक नहीं लिया। उल्टा मुझे भूलकर तुम कमल के प्यार में दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। रेशम, तुम्हें मेरे कातिलों को सजा दिलवानी ही होगी, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। नहीं तो मैं तुम्हें भी कमल से मिलने नहीं दूंगी। तुम या तो खुद पानी टंकी आकर मेरे कातिलों को सजा दो या फिर कमल को भूल जाओ। लेकिन अब इन सब में पुलिस को मत घसीटना। वो मेरे कातिलों को मौत नहीं देंगे, बल्कि और सुरक्षित जगह जेल में ले जाएंगे, जो मुझे मंजूर नहीं। जो करोगी अब तुम ही करोगी। रेशम ने कहा, रेखा मैं जरूर तुम्हें मुक्त करवाऊंगी। बहुत जल्द मैं उन सब को मार दूंगी। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा? रेखा ने कहा, कुछ नहीं, बस कल रात 12 बजे तुम पानी टंकी आ जाना। वहां आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर रेखा गायब हो गई।